गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने नोटिस किया कि यूएस और ईरान के बीच में टेंशन्स काफी हाई पे थी और काफी बार ऐसा लगा भी कि शायद यूएस से ईरान के ऊपर अटैक ना कर दे। बट अभी जो पिछले कुछ दिनों की डेवलपमेंट्स हुई है ना, उसके बाद ऐसा नोटिस करने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी तो दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अब दोनों देशों के बीच में थोड़ा जो बातचीत का दौर है वो स्टार्ट होने जा रहा है। कहीं ना कहीं दोनों देश चाहते हैं कि आपस में डिप्लोमेटिक तरह से बातचीत कर कर हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे हैंडल करने की कोशिश करें। बट डोनाल्ड ट्रंप ने साथ साथ में धमकी भी दे दी है कि जो वॉशिंगटन है वो ये बहुत ही क्लोजली देख रहा है कि ईरान के अंदर क्या क्या चल रहा है। अभी फिलहाल मिलिट्री एक्शन करने का उनको कोई ऐसा सोच नहीं रहे, बट अगर कुछ भी ऐसी गड़बड़ होती है तो आगे जाके उनके पास मिलिट्री एक्शन जो है उसका ऑप्शन हमेशा यहाँ पे खुला हुआ है। दोस्तों, एक जो ओवरऑल नैरेटिव आज के समय बन रहा है ना, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात होती है ना, वो ऐसे देखने को मिल रहा है कि उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है। इट इज लाइक कि एक कोई पर्सन है, एक कोई इंडिविजुअल है, उसके पास बहुत पावर है, वो उस पावर को कैसे यूज कर रहा है, कोई उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसको मर्जी जहां पे धमका दिया जाता है। कोई ट्रेड के ऊपर, कोई डब्ल्यूटीओ, कोई कुछ नहीं यहाँ पे कर पा रहा है। यूएन भी एक तरह से आज के टाइम के ऊपर उतना सक्सेसफुल हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही। तो बहुत बड़े तौर के ऊपर जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस है वो यहाँ पे चेंजेस हमें डेली बेसिस के ऊपर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, डेट है आज की 24 जनवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो रिपब्लिक डे ऑफर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर आपको बहुत ही अच्छा ऑफ देखने को मिल जाएगा। जैसे आप में से जो बच्चे 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए प्रारंभ बैच है जहाँ फेज्ड मैनर के अंदर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एंड ये बहुत कम कॉस्ट के अंदर आपको आज के समय देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली 2027 के स्टूडेंट्स के लिए जो संकल्प बैच है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। उसी तरह से अगर हम बात करें 2026 के स्टूडेंट्स हमारे सीजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2026 का पार्ट यहाँ पे बन सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी बच्चों को सी सेट में कोई परेशानी आती है तो हमारा जो सी सेट का बैच है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो सारे कोर्सेज है ना, इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां पर जाकर वो खुद को अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स के बारे में है। देखो, इसको ना थोड़ा अभी उसी न्यूज के साथ रिलेट करो जो मैं डोनाल्ड ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। अभी तक हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि यार अच्छा कोई देश आगे है, क्यों? क्योंकि उसकी जीडीपी ज्यादा है, ठीक है, या फिर उसकी मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है। पर क्या ये देशों को सही रैंकिंग देने का तरीका है? अब इसी का ना एक ऑल्टरनेटिव भारत ने बल्कि एक बनाया है विच इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। ये एक ऐसा ग्लोबल कंपोजिट इंडेक्स है जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो देश हैं वो कितनी रिस्पॉन्सिबली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं लोगों को प्रति, दुनिया के प्रति एंड अपने प्लेनेट के प्रति। एंड इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आप नोटिस कर पाओगे तीन तरह की चीजें देखी जा रही हैं। दैट इज इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें होगा क्या, देखो, फॉर एग्जाम्पल किसी देश में करप्शन कितना कम है, ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम कितना अच्छा है, वो सारी बातें यहाँ पे देखी जाती हैं। अब जैसे इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एथिकल गवर्नेंस पे फोकस है, ठीक है ना, कि गवर्नेंस जो गवर्नमेंट है वहां के कितना सिटीजन के हकों को प्रोटेक्ट करती है, उनके राइट्स, उनकी वेलबींग का कितना ध्यान रखती है, वो यहाँ पे आएगा। इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात होगी आपके क्लाइमेट एक्शन की, किस तरह से आपके देश सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यहाँ पर बात आती है कि पीसफुल चीजों के ऊपर, पीसफुली दुनिया कैसे चले, उसके ऊपर दुनिया के देशों ने किस तरह से काम किया। तो हमने सिर्फ उनकी पावर नहीं देखी कि कितनी जीडीपी है, कितनी मिलिट्री पावर है, नो, हमने यहाँ पर ये देखा कि भाई आपने अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे किया, क्या उससे ह्यूमन डिग्निटी बेहतर हुई या नहीं हुई, क्या ग्लोबल पीस के अंदर आपने कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया, क्या सस्टेनेबिलिटी के ऊपर आपका ध्यान था या नहीं था। तो हम इसकी तरफ आज के समय मूव हो रहे हैं एंड इसी इंडेक्स का नाम रखा गया है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। अब इस इंडेक्स को रिलीज किया गया हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अब ध्यान रखना, इसको बनाना है ना
वो बनाया गया है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, एंड इसके साथ साथ इसकी जो मदद करी गई वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और मेथोडोलॉजिकल वैलिडेशन किया गया आईआईएम मुंबई के साथ। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये मतलब बाकी सब तो ठीक है, जेएनयू पता है, आईआईएम मुंबई पता है, ये आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन क्या है जिसने इस इंडेक्स को बनाया है? दोस्तों 2021 के अंदर ना ये जो WIF है ये एक थिंक टैंक के तौर के ऊपर आपका स्टार्ट हुआ, जो कहीं ना कहीं बात करता है अलग अलग आइडियाज़ की, उन आइडियाज़ को कैसे प्रैक्टिकल सेंस में लेके आना है, इम्पैक्ट कॉज करना है, उसके ऊपर ध्यान देता है। गवर्नेंस, आपका इंटरनेशनल रिलेशन, सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ये एक थिंक टैंक आपको देखने को मिलेगा। इसका आइडिया जो है वो यही है, वसुधैव कुटुंबकम, द एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, और इसके हेडक्वार्टर आपको भारत नई दिल्ली के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। तो इनके द्वारा ये इंडेक्स बनाया गया है, एंड इसमें अगर हम बात करें टॉप कंट्रीज की तो इसमें आपका सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साइप्रस, स्वीडन देखने को मिल जाएंगे। भारत का जो रैंक है इसमें आपको 16 देखने को मिल जाता है, एंड एशिया में भारत सबसे टॉप के ऊपर है। चाइना का रैंक है 68, यूएसए का 66। अब देखो यार, चाइना और यूएसए ना बड़े देश हैं, कोई डाउट की बात नहीं, पर बड़े देश हैं जीडीपी के हिसाब से या मिलिट्री पावर के हिसाब से। उस पावर का उसका कैसे यूज हुआ वो खराब है दोनों देशों के अंदर, है कि नहीं? और पाकिस्तान का रैंक यहाँ पे 90 है। तो सिर्फ पावर ही नहीं, पावर का इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जीडीपी से दूर जा रहे हैं और एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड इवेल्युएशन की तरफ यहाँ पे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे एसडीजी के साथ, क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इसके साथ यहाँ पे अलाइन किया गया है। एंड आज के समय भारत एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल एक्टर के तौर के ऊपर सामने आ रहा है। ये सारी बातें हमें इस इंडेक्स के माध्यम से पता चलती हैं। आगे आएंगे दोस्तों अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पराक्रम दिवस के रिगार्डिंग। दोस्तों कल 23 जनवरी थी, एंड इस मौके के ऊपर हमने पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट किया, एंड प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को ट्रिब्यूट्स पे करी। थोड़ा जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। वैसे आपको पता होगा, बट जस्ट एज अ एग्जाम पर्सपेक्टिव जानने के लिए, तो आप नोटिस कर पाओगे कि 1897 में इनका जन्म होता है कटक उड़ीसा के अंदर, एंड इनके पेरेंट्स के नाम थे जानकीनाथ बोस एंड प्रभावती दत्त। इनकी जो स्टार्टिंग जो एजुकेशन थी वो आपको यहाँ पे रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से आपको देखने को मिलती है। इसके बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज जो एग्जाम आप देते हो ना, उसको भी यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया 1920 में, पर अगले साल 1921 में इन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की तरफ इनका बहुत झुकाव था, देश की आज़ादी के लिए काम करना चाहते थे। एंड इस तरह से इन्होंने एक नारा भी दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनका मानना था कि केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से आपकी आज़ादी नहीं आएगी, और थोड़ा रेवोल्यूशनरी आपका इसलिए इनका एंगल देखने को मिलता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन किया 1921 में। चित्तरंजन दास जी इनके पॉलिटिकल गुरु थे, उनके साथ मिलकर काफी क्लोजली काम किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। एंड इसके बाद आपको नोटिस करने को मिलता है कि हरिपुरा में जो 1938 का सेशन था वहां ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई, थोड़ी नहीं काफी कंट्रोवर्सी हुई त्रिपुरी सेशन 1939 के रिगार्डिंग। अब एक्चुअली पता क्या था, यहाँ पर गांधी जी ने अपनी तरफ से जो पर्सन को खड़ा किया था वो पत्ताबी सितारमैया जी थे, बट उनका कैंडिडेट यहाँ पे जीत नहीं पाया। अब सुभाष चंद्र बोस जी उनके अगेंस्ट खड़े थे। अब इलेक्ट हुए सुभाष चंद्र बोस जी, पर कहीं ना कहीं गांधी जी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि ये सारा इशू हुआ, उन्होंने अपना नाम यहाँ पे मतलब उन्होंने डिफरेंसेस की वजह से पीछे हट गए वो, एंड जो बाकी टर्म के लिए डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद जी थे उन्होंने यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया। तो गांधी जी के साथ थोड़े इश्यूज भले ही थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि गांधी जी की इज्जत नहीं करते थे। सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, और दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जाके इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में फाउंड किया, ताकि जो भी रेडिकल नेशनलिस्ट फोर्सेज हैं उनको हम यहाँ पे इकट्ठा कर पाए। इंडियन नेशनल आर्मी की इन्होंने कमांड पिक करी 1943 में। नोटिस करना, जो आजाद हिंद फौज है ना, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी कैप्टन मोहन सिंह जी के द्वारा 1942 में। आगे जाके सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे उनके हेड बने। सिमिलरली अगर हम बात करें तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया सिंगापुर के अंदर 1943 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी वर्ल्ड वॉर 2 के समय। सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में ब्रिटेन के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी, एंड अंडमान निकोबार को यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इंडियन टेरिटरी के तौर पे ऊपर घोषित कर दिया गया। फिर आगे जाके मोइरांग एंड पोर्ट ब्लेयर के ऊपर यहाँ पे जो तिरंगा झंडा था वो इन्होंने लहराया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन भी रहा, जैसे फॉर एग्जांपल द इंडियन स्ट्रगल 1935, एनालिसिस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, एंड साथ में इन्होंने न्यूज़पेपर जैसे आपका फॉरवर्ड स्वराज इनको एडिट भी किया।
अब इन एक कंट्रोवर्सी हुई 1945 में, जब इनका जो प्लेन था वो यहाँ ताइवान में क्रैश कर गया, और इसके जो अभी भी कारण है, सर्कमस्टांसेस है, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल रहते हैं। पर इनका जो कंट्रीब्यूशन था ना देश के लिए, वो कहीं न कहीं सदियों सदियों तक हमारे जो यूथ है, उनको यहाँ पे एक तरह से इंस्पायर करता है कि देश के लिए किस तरह से काम किया जाता है। तो ये सारी बातें थी पराक्रम दिवस के रिगार्डिंग, जो हर साल हम 23 जैन को सेलिब्रेट करते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज निकोबार ट्राइबल काउंसिल। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों आपको ना मैंने कल परसों ही, मतलब 2-3 दिन पहले ही, काफ़ी डिटेल में हमने अंडमान निकोबार की ज्योग्राफी डिस्कशन करी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ उसको जाके देखिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से हमने मैपिंग पर्सपेक्टिव से उसको समझा था। और कुछ टाइम पहले ही मैंने आप लोगों को ना ये टॉपिक पढ़ाया था ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, द 72,000 करोड़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। याद है आपको? अगर आप रेगुलर होंगे तो बिल्कुल याद होगा, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके माध्यम से पता क्या है, ये 2021 में दरअसल में लॉन्च हुआ था। अब इसके माध्यम से क्या हो रहा है, ये जो आपका ग्रेट निकोबार वाला रीजन है ना, यहाँ पर हम बहुत सारे अलग-अलग डेवलपमेंट वर्क्स कर रहे हैं, और बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली इसकी तो 72,000 से भी ज़्यादा ही है अब तो वैल्यू इसकी, तो वैल्यू छोड़ो, बट अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। होता क्या है ना कि इसके अंतर्गत हम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसके डुअल यूज होंगे, मतलब वो सिविलियन पर्पसेस के लिए भी होगा और मिलिट्री पर्पस के लिए भी होगा, बिल्कुल स्क्रैच से इसको बनाया जाएगा, तो ग्रीनफील्ड ये होगा। उसके अलावा टाउनशिप डेवलपमेंट हो गया, गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट हो गया, जो पोर्ट है इंडियन नेवी के अंतर्गत, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे करी जा रही हैं। तो ओवरऑल ना आपके जो ग्रेट निकोबार उसका पूरा नक्शा बदल जाएगा, बहुत शानदार डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा। अब पर एक बात अंडरस्टैंड करो, ये जो डेवलपमेंट होता है कोई हवा में तो होता नहीं है, होता तो जमीन के ऊपर ही है, राइट? अब पॉइंट पता क्या है कि ग्रेट निकोबार, यहाँ पे लोकेशन समझना, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे खुश नहीं है इससे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में बात पता क्या है, बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डाइवर्ट किया जाएगा डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। तो कहीं न कहीं लोग यहाँ पे सामने आए हैं, वो कंसर्न ये कर रहे हैं कि इससे कहीं न कहीं उनका जो धरोहर है, उनकी हेरिटेज है, उनकी एंसेस्ट्रल टेरिटरी है, उनका ट्राइबल लैंड है, वो एक तरह से खत्म हो जाएगी। एंड इन फैक्ट यहाँ पर आरोप लगाया गया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह है, उनके ऊपर भी, कि भाई आप इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं ना उनके ऊपर, कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है कि आप सरेंडर सर्टिफिकेट दे दो। सरेंडर सर्टिफिकेट मतलब कि ठीक है, हम अपनी ज़मीन देने के लिए रेडी हैं। वो चाहते नहीं है ज़मीन देना, पर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर बहुत हैवी दबाव बना रही है। ऐसा यहाँ पे कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड, सॉरी ग्रेट निकोबार ट्राइबल काउंसिल। ये जो निकोबार ट्राइबल काउंसिल है ना, ये ऐसा आरोप लगा रही है। अब सवाल आता है कि निकोबार ट्राइबल काउंसिल क्या है? देखो एक्चुअल में ना निकोबारीज कम्युनिटी के हकों की बात रखने वाली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है निकोबार ट्राइबल काउंसिल, और इसको इनफैक्ट ना हमारे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रेगुलेशन 2009, इसके अंतर्गत इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी मिला हुआ है निकोबार ट्राइबल काउंसिल को। तो एक तरह से एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। जैसे फॉर एग्जांपल गांव के स्तर के ऊपर पता क्या होता है, हर जो भी निकोबारीज विलेज है उनकी एक विलेज काउंसिल होती है, जो और वो विलेज काउंसिल को हेड करते हैं उनके कैप्टन, ये इलेक्ट किए जाते हैं वहां से। फिर जितने भी कैप्टन हैं अलग अलग विलेजेस के, उनकी एक ट्राइबल काउंसिल लेवल आपका देखने को मिल जाएगा। वो अपने आप में एक चीफ कैप्टन या चेयरमैन नियुक्त करते हैं, एक वाइस चीफ कैप्टन यहाँ पे, और कुछ और मेंबर्स। तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी यही होती है निकोबार ट्राइबल काउंसिल की, कि आम लोगों की एंसेस्ट्रल लैंड को प्रोटेक्ट करना, उनके लाइवलीहुड का ध्यान रखना, उनकी प्रैक्टिसेस कल्चर प्रैक्टिस है उनको इंश्योर करना, प्लस कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो इफ ट्राइबल लैंड को इफेक्ट करेगा उनको एनओसी देना या उनका एनओसी हटाना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो निकोबार ट्राइबल काउंसिल की जिम्मेदारी है। प्लस एट द सेम टाइम हमने बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं, जैसे आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में पता होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रेगुलेशन 1956 के बारे में पता होगा। इनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन देखना निकोबार ट्राइबल काउंसिल की जिम्मेदारी है। सिमिलरली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और आपकी जो बॉडीज हैं जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना इनकी जिम्मेदारी देखने को मिलती है। एंड कहीं ना कहीं इस तरह से ये मदद करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर। पर आज के समय इनका आरोप यही है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव डाला हुआ है कि आप लोगों को करो, उनकी ज़मीन लो। वो चाहते हैं निकोबार ट्राइबल काउंसिल वाले लोग कि आम लोगों से बातचीत करें, पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दबाव ये डाल रही है कि नहीं नहीं नहीं, बिना डिस्कशन के ही आप इसको पास कर दो। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चिंता वाली बात है। आई होप आपको ये टॉपिक है ये क्लियर हुआ होगा। बाकी लोकेशंस हमने पहले भी डिस्कस कर रखी थी, एंड आई होप आपको इनका आइडिया होगा भी।
आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। देखो सबसे पहले तो ना मैं आपको पॉल्यूटेंट्स के बारे में समझा देता हूँ। अगर हम बात करते हैं ना पॉल्यूटेंट्स की, तो पॉल्यूटेंट्स एक तो होते हैं आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और दूसरे हो जाते हैं हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब जब इसके अंतर की बात करें कि प्राइमरी क्या होते हैं, देखो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एमिट होते हैं आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में सुना होगा। जब भी आप व्हीकल्स में इनकम्प्लीट कंजम्पशन कंबशन होता है, वो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, और ये एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। फिर आपने सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में सुना होगा। यहाँ पर आपके जो कोल बेस्ड प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली एमिट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को। ऐसे आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गया, ठीक है ना, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये पावर प्लांट्स वगैरह से निकलती हैं। ये सारे क्या हैं, ऑल ऑफ दीज आर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। पर जब मैं बात करता हूँ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की, ये डायरेक्टली एमिट नहीं होते। फिर क्या होता है, देखो जब भी कभी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स रिएक्ट कर जाते हैं एक दूसरे के साथ या कुछ और एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स के साथ, उस स्टेज जो फॉर्मेशन होता है उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमने ओजोन के बारे में सुना है, जो आपकी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये थोड़ी खराब होती है ना। जो स्ट्रेटोस्फेरिक वाली वो तो गुड ओजोन है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बैड ओजोन होती है। यहां पर क्या हुआ, जो आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया और NOx जो है ये फॉर्म होते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं, उससे आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्म हो जाती है। ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। फिर आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में सुना होगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जब आपका वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे रिएक्शन से फॉर्म होते हैं ना, डायरेक्टली इमिट नहीं होते, उनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब बात पता क्या हुई है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक एनालिसिस किया एंड उसमें यह पता लगा कि भाई जो दिल्ली का आज के समय विंटर में एयर पोल्यूशन है ना, उसमें मेजर रोल पता किसका है, उसमें मेजर रोल सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर का है। कहीं ना कहीं PM2.5 जो लेवल बढ़ता है ना, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन 27% इन्हीं सेकेंडरी पार्टिकुलेट का ही है। सेकेंडरी पार्टिकुलेट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन, बायोमास बर्निंग, डस्ट, इंडस्ट्री, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। पर मेन रीजन उसके पीछे का क्या है, आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। डायरेक्ट एमिशंस उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये जो आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने मीनिंग तो समझा ही दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हुए, ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्म नहीं हुए, ये आपके रिएक्शंस के बाद हुए। तो जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये कहीं ना कहीं अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, एरोसोल फॉर्म होते हैं एंड वो हमारे यहाँ पे फिर पोल्यूशन का काम करते हैं। बाकी नॉक्स एमिशंस हो गया, इनमें भी ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के। तो ध्यान रखना, वो जो डायरेक्टली नहीं एमिट होते बट केमिकल रिएक्शन से होते हैं। तो अमोनिया सबसे बड़ा रीजन है। 80% भारत में अमोनिया एमिशंस जो है वो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से, लाइफ स्टॉक एक्सट्रीटा से, वहां से आती हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर बन जाता है एयर पोल्यूशन का। बाकी इसके हेल्थ इंपैक्ट तो आप लोग जानते होंगे। जो PM2.5 है वो इतने छोटे उसके पार्टिकल होते हैं, वो हमारे लंग्स के अंदर घुस जाते हैं एंड उससे अस्थमा का, लंग कैंसर का, हार्ट डिजीज का खतरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आगे आएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स। दोस्तों अभी ना 86th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अब पहले तो आप सोच रहे हैं कि ये क्या होता है। देखो एक्चुअली ना देश भर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन, हमारे अलग अलग जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनके स्पीकर्स, और आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, ये सारे लोग आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से चीजें बेहतर हो पाए। इसी को बोलते हैं हम ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह से 86 की कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसके अंदर एक बात निकल के आई कि अब हम बनाएंगे नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स। अब आप लोग जानते होंगे कि हमारी जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, या हमारी असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबलीज और स्टेट काउंसिल, इनमें हम ना डेटा लेंगे। डेटा किस बात का, इस बात का कि भाई वहां पे कितना प्रोडक्टिवली काम हो रहा है, क्या वहां पे डायलॉग, डिस्कशन, डिबेट हो रही है, नहीं हो रही, क्या आउटपुट निकल के आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंसी हो रही है, प्रोडक्टिविटी कैसी है, एफिशिएंसी हुआ है या नहीं है। इससे कहीं ना कहीं पता क्या होगा, लेजिस्लेचर के अंदर आपस में कंपटीशन आएगा, एक हेल्दी कंपटीशन। हमारा कंपटीशन ज्यादा यहाँ पे फोकस कॉपरेशन का है कि हम एक दूसरे से सीखें। अगर मान लो यार कि मतलब किसी स्टेट असेंबली के अंदर कुछ अच्छी बातें डिबेट हो रही हैं, वहां पे ऑपोजिशन की बात सुनी जा रही है, बिल अगर पास हो रहे हैं तो चर्चा से प्रॉपर हो रहे हैं, ना कि बस ऐसे ब्रूट फोर्स तरह से पास कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं विकसित भारत का सपना की बात करते हैं 2047 का, उसमें सिर्फ GDP की बात नहीं होती, उसमें बात ये भी होती है कि हमारे पास जो संस्थान है वो कितने पावरफुल हैं,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना इंडिपेंडेंट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कितना इंडिपेंडेंट है, सीबीआई कितना इंडिपेंडेंट है। उसी तरह से कहीं ना कहीं हमारे ये जो अलग अलग हमारे जो संस्थान है ये कितने पावरफुल है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी हमारी कितनी पावरफुल है उसको यहाँ पे एक तरह से दिखाएगा नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, कितनी ऑपोजिशन की बात सुनी जाती है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी बातें सीखेंगे एक दूसरे से, हम कुछ मुद्दे होंगे, कुछ परेशानियां होंगी किसी की, उनको भी मदद करेंगे, प्लस जो कुछ अच्छी कर रहे होंगे उसको भी यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। तो एक तरह से एक रैंकिंग सी आपके सामने आ जाएगी जो मदद करेगी अपने आप को और रैंकिंग के माध्यम से चीजों में बेहतर करने के लिए। यही है आपका नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो यहाँ आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करना, बताना इनमें से सही आंसर क्या है। और दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ पर है संगम लिटरेचर के रिगार्डिंग, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था ना वो था केव्स के बारे में। एक तो था, देखो पहली बात तो है कि सबसे पुरानी रॉक कट केव्स कौन सी है भारत के अंदर। देखो एक बात समझना, जो बदामी की मैं केव्स बात कर रहा हूँ ना, ये आपको कर्नाटका में देखने को मिल जाएंगी। ये मोटा मोटा आपको 6 सेंचुरी एडी के आसपास की हैं। पर अगर हम बात करें ना जो बराबर केव्स हैं बिहार के अंदर, आजीविका के लिए जो 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास बनाई गई थी, वो कहीं ना कहीं सबसे पुरानी मानी जाती हैं। दिस आर द अमंग्स द ओल्डेस्ट। तो बदामी नहीं आएगा, बराबर केव्स आएगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड की बात कर रहा है कि बराबर रॉक कट केव्स जो हैं वो ओरिजिनली आजीविकास के लिए बनाई गई थी बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। नो, दरअसल में एम्परर अशोका और उनके जो सक्सेसर्स थे उनके द्वारा ये बनाई गई थी इन द जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड की बात करें, यहाँ पर कह रहा है अलोरा में डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स के लिए पेंट आपकी थी केव्स, बिल्कुल यस। यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ आपको हिंदुज्म के लिए भी, बुद्धिज्म के लिए भी और जैनिज्म के लिए केव्स आपको देखने को मिल जाती हैं। मोस्टली राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टाइम के ऊपर बनी थी और ये अपने आप में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो थर्ड इज राइट, तो ऑप्शन सी 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। एक मैंने आपको और होमवर्क दिया था बोधिसत्व पद्मपानी के रिगार्डिंग। तो देखो यहाँ पर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है बोधिसत्व पद्मपानी इन द अजंता केव नंबर 1। तो इसका बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा अजंता। इसको आप पढ़ भी सकते हो, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एंड यहाँ पर जो बोधिसत्व पद्मपानी द कंपैशनेट वन होल्डिंग अ लोटस, ठीक है, यहाँ पर आपको लोटस होल्ड होते हुए देखने को मिलेगा। तो उसी की पिक्चर आपको, मतलब ये पेंटिंग जो है देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और भी बहुत सारी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, अजंता इज द राइट आंसर। बाकी ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, इनको आप देख सकते हो। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता का। तो यस, इसके बारे में जो स्टेटमेंट मेंशन है अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज की दोस्तों बात करें तो ये किसी भी देश के पर्सन को दिया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की बात करें तो ये शांग्रीला डायलॉग पे लॉन्च नहीं हुआ था, ये आपका आसियान लेड जो आपका ईस्ट एशिया समिट बैंकॉक है उसके अंदर 2019 में भारत का लॉन्च किया गया था। तो इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।